चलिए, हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर किया वो जिस चैप्टर से रिलेटेड था वो था आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ओके, आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर के दौरान सारनाथ के लायन कैपिटल के बारे में पढ़ा था और परखम जो कि मथुरा के पास है और दीदारगंज जो कि पटना के पास है। परखम की यक्ष का स्कल्पचर और दीदारगंज की यक्षी का स्ट्रक्चर भी हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में। आज हम इनकी डिटेलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डिटेलिंग कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। वो स्टिक कहाँ है? देखिए रंजीत बेटा, ध्यान से समझें डिटेलिंग क्यों ज़रूरी है। ये मैंने जो समझाया था आपको उसमें भी कवर हो जाता है रुचिका, लेकिन जब आप हेरिटेज एंड कल्चर को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की एक मर्यादा है कि उससे जुड़े हुए शब्द होते हैं। आपको एग्ज़ाम में उन शब्दों को लिखना है, प्रयोग करना है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी वो शब्द पढ़ कर के समझ पाएँ, इसके लिए उन्हें एक सब्जेक्ट के दायरे में कवर करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर लिखा गया है लाइन कैपिटल के बारे में कि डिस्कवर्ड मोर देन 100 ईयर्स अगो एट सारनाथ। सारनाथ किसके नज़दीक है बेटा? अगर मुझे सारनाथ जाना है, मुझे किस राज्य में जाना होगा? किसने बोला ये? वेरी गुड। मुझे कहाँ जाना होगा? उत्तर प्रदेश। ओके, गुड गर्ल। उत्तर प्रदेश में मुझे कहाँ जाना होगा? अगर मुझे सारनाथ जाना है तो मुझे वाराणसी जाना होगा, बनारस जाना होगा, मुझे काशी जाना होगा। ओके, वाराणसी, बनारस, काशी। काशी एक बहुत ही पौराणिक नाम है। बनारस जिसका रस तब से अब तक बना हुआ है, संगीत रस, नाट्य रस, हर तरह का रस। वाराणसी जो वरुणा नदी से 80 नदी तक है, वही वाराणसी है। तो एक ही जगह के 3 नाम हैं, काशी, बनारस, वाराणसी। ओके, तो हमें उस वाराणसी जाना होगा, हमें उस बनारस जाना होगा। ओके, आज वाराणसी है, आज बनारस नाम नहीं, पहले हुआ करता था। हम पहले जाया करते थे, बहुत पहले रेलगाड़ी पे नाम बनारस भी रहता था, फिर वाराणसी हो गया धीरे धीरे। तो डिस्कवर्ड मोर देन 100 ईयर्स अगो एट सारनाथ। देखिए, है तो बहुत पुरानी आर्ट। किसके समय की होंगी ये आर्ट? नेचुरली अशोक के समय की। अशोक द मौर्यन रूलर, उसके समय की है। और अशोक गद्दी पर लगभग 274 BC के अराउंड आया है। तो ये उस ज़माने की आर्ट है, अशोक के द्वारा बनाई गई थी। किस एपिसोड की खुशी मनाने के लिए, किस मौके को मनाना चाहता था वो इस चीज़ को मनाना चाहता था, सेलिब्रेट करना चाहता था, कमेमोरेट करना चाहता था, जिस अवसर पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। तो बुद्ध का दिया हुआ वो जो पहला उपदेश था, जिसे हम महाचक्र प्रवर्तन कहते हैं, बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहते हैं स्मृति? महाचक्र प्रवर्तन। वो महाचक्र प्रवर्तन के उस समय को कमेमोरेट करते हुए ही बुद्ध तो चले गए। अशोक के आने के तो कई 100 वर्ष पहले बुद्ध चले गए, बुद्ध तो नहीं है, लेकिन बुद्ध की याद में अशोक ये बनवाते हैं। कहाँ? सारनाथ में। और वो घटना है महाचक्र प्रवर्तन, जिस घटना की याद में बनाते हैं। तो जहाँ भी कहीं आप ये देखेंगे वो उस समय के भारत में बने हुए पाएंगे, तो आज के समय में ही। तो इनकी खोज लगभग सभी चीज़ों की अंग्रेज़ों के समय में हुई है। लिपियों को पढ़ा गया। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया और पता लगा कि अच्छा ये तो अशोक के समय के हैं। अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई, जब पढ़ेंगे तो और कई रहस्य खुलेंगे, लेकिन अशोक की मौर्यन पीरियड की ये स्क्रिप्ट पढ़ ली गई। तो फिर समझ आया कि अच्छा ये तो अशोक के समय के हैं। और फिर धीरे धीरे और इतिहास को समझा गया, इनके महत्वों को जाना गया। तो ये कुछ 100-110 साल पहले, 20 साल पहले मिली हुई चीज़ें हैं। ओके, यानी कि ये डिस्कवर अब हुए हैं। बने तो ये बहुत पुराने, डिस्कवरी इनकी अब हुई है। डन है कहानी। तो ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, ये लाइन इसलिए आई। ओरिजिनली इसके 5 कंपोनेंट थे। हमने बुक के तहत क्या देखा? हमने जब बुक के तहत देखा तो हमने मेनली इस चीज़ को देखा। ये लायन है 4, ये अबेकस है और ये इन्वर्टेड लोटस है बेल शेप्ड में। और ये अमूमन जिसका पार्ट है वो ये इस तरह का पिलर कैपिटल है। ओके, इसे हम सारनाथ का लायन पिलर कैपिटल कहते हैं। लेकिन इसमें से एक चीज़ मिसिंग है जो कि इसका पार्ट हुआ करती थी, वो इसके पास ही टूटी हुई अवस्था में पाया गया था, जिसे कि हम एक चक्र कहते हैं।
जैसे कि मैंने 5वें कंपोनेंट के रूप में यहाँ पर लिखा है द क्राउनिंग एलिमेंट। वो क्राउनिंग एलिमेंट था, वो क्या था? धर्म चक्र था, अ लार्ज व्हील, एक बड़ा सा चक्र। ओके, 32 स्पोक्स थी उसकी, बड़े से चक्र की, वो टूटा हुआ पाया गया था। लेकिन आज अगर आप जाएं, आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? सारनाथ का म्यूज़ियम। सारनाथ म्यूज़ियम में आपको वो मिल जाएगा। ओके, वो टूटा हुआ पाया गया था, तो इसमें से वो गायब है। लेकिन ओरिजिनली यूपीएससी इसी मैनर में क्वेश्चन पूछता है, ओरिजिनली इसके टोटल कितने कंपोनेंट थे? 5। और हमारे सामने ये जो प्रस्तुत है, इसको हमने कितने हिस्सों में पढ़ा? 4। पिछले लेक्चर के तहत हमने 4 हिस्सों में पढ़ा। तो 5 कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो पहला कंपोनेंट आपको क्लियर है, दैट इज़ द शाफ्ट। शाफ्ट, और अगर हम शाफ्ट की बात करें तो आज की डेट में वो भी कई हिस्सों में टूट चुकी है। आज वो भी कई हिस्सों में टूट चुकी है। दूसरी, अ लोटस बेल बेस, और वो आपके सामने है। ये देखिए, हम लायन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो उसका ये लोटस का बेल बेस, ओके, जिसे हमने कैपिटल कह के पुकारा है। इसके बाद हम बात करते हैं, वो क्या है? अबेकस। ये क्या है? अबेकस। और उसके बाद कहानी आई द फिगर्स ऑफ 4 मैजेस्टिक एडोर्स्ड लायंस। ओके, और उसके बाद द क्राउनिंग एलिमेंट धर्म चक्र लार्ज व्हील, जो कि अब नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से भारत ने अपने नेशनल एम्बलम के तौर पर किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, भारत ने जो अपने नेशनल एम्बलम के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो 3 ही चीज़ों को किया है, 2 चीज़ों को नहीं किया है। अब बताएं किन चीज़ों को नहीं किया है, अंदाज़ा लगा करके बताएं। ये क्राउनिंग एलिमेंट तो आप बाहर ही कर दीजिए, तो टूटा हुआ पाया गया है, ये तो है ही नहीं। और शाफ्ट को नहीं किया है, और किसको नहीं किया है? इन्वर्टेड लोटस को नहीं किया है। ओके, इन्वर्टेड लोटस को नहीं किया है, तो शाफ्ट नहीं किया गया है, इन्वर्टेड लोटस नहीं किया गया है। अबेकस है और मैजेस्टिकली एडॉर्न्ड लायंस हैं। इतनी बात क्लियर? तो आप फंसे नहीं, इन्वर्टेड लोटस को नहीं किया गया है। चलिए, नेशनल एम्बलम के तहत इसी का इस्तेमाल है। लायन फिगर्स ऑफ द कैपिटल आर वेरी, अब हम इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी पढ़ते हैं, और वो क्या है? जो लायन फिगर्स हैं कैपिटल की, दे आर वेरी इंप्रेसिव एंड मासिव। सो लायन फिगर्स ऑफ द कैपिटल आर वेरी वेरी मैसिव एंड इम्प्रेसिव। ये दोनों ही वर्ड अभी आपको जस्टिफाई हो जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। ओके, इनकी मॉन्यूमेंटल आस्पेक्ट आपको देखते ही क्लियर होता है। मॉन्यूमेंटल आस्पेक्ट इनका देखते ही क्लियर होता है कि एक तरह के मॉन्यूमेंट हैं। ये डेडिकेटेड हैं फॉर द कमेमोरेशन ऑफ सम बिग ग्रेट इवेंट। ओके, सो दे आर द मॉन्यूमेंट्स, और वो इनको देखते ही प्रतीत हो रहा है। ओके, किस तरह से प्रतीत हो रहा है? फेशियल मस्कुलेशन ऑफ द लायन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ पर नोटिस करें दैट फेशियल मस्कुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखी गई है। ओके, बनाने वाले आर्टिस्ट ने एक एक चीज़ पर बल दिया है, और एक एक चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितना परफेक्ट, जितना डिसिप्लिन्ड, जितना कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड बुद्ध का जीवन है, यानी कि जितना दिशा प्रदान उनके उपदेश करते हैं, जितने स्टेबल बुद्ध हैं, जितना स्थायित्व है उनके जीवन में, उतना ही स्टेबल, उतना ही वेलवर्स्ड, डेवलप्ड एंड फुल्ली स्ट्रेंथेंड वर्जन ऑफ लायंस यहाँ पर आपको प्रेजेंट किए गए हैं। आई बात समझ में? ओके, तो इसलिए प्रॉपर मस्कुलेशन, फेशियल मस्कुलेशन दिखाया गया है। एक एक मसल्स आपके सामने क्लियर है। नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन है। अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड लिप लाइंस दिखाई गई हैं, और पीछे तक जाती हैं, एकदम जबड़े तक, एंड तक जाती हैं, और फिर यहाँ से आगे की ओर ये सारा का सारा हिस्सा प्रोट्रूड होते नज़र आता है। आई बात समझ में? सो लिप लाइनिंग के ऊपर प्रॉपर फोकस है, पीछे की ओर तक जाती हुई दिखाती जाती हैं, जैसा असली सिंह होता है, शेर होता है, और आगे की ओर पूरा का पूरा चिन रीजन प्रोट्रूडेड है, आगे की ओर निकला हुआ, इसे प्रोट्रूडिंग कहते हैं।
तो नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन कोशिश की गई है कि जितना नेचुरल रखा जा सके उतना ही नेचुरल डिपिक्ट हो। द लाइन्स ऑफ द मेन आर शार्प। उस समय का ट्रेंड ही ये था कि जो मेन लाइन्स हैं उन्हें शार्प रखा जाता है। मेन शेर के बालों को कहते हैं, किसको कहते हैं? बालों को, लाइन मेन। उसकी लाइन्स को क्या रखा जाता है? शार्प। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लुक एट द लाइन्स, ये सभी आपको 1 2 3 आप गिनती पर गिन पाएंगे लाइन्स को। ऑल द लाइन्स आर वेरी वेरी शार्प। लुक एट द लाइन्स, दे आर वेरी वेरी शार्प। ओके, सो लाइन्स आर वेरी शार्प। क्लियर? किसी तरह के अगर आप नेट पर निकाल करके इमेज देखेंगे तो एनसीईआरटी की है, तो आपको हर लाइन बहुत ही शार्प नज़र आएगी। ऐसा कुछ भी हेजी सा अपील नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं अपील होगा कि बहुत मिक्सचर सा है सिस्टम। आपको एक एक माइन्यूट डिटेल ऑब्जर्व होगी कि हाँ ये लाइन्स आर, और ये उस ज़माने का ट्रेंड था। लाइन मेन जब भी दिखाए जाते थे इसी तरह की शार्प लाइन्स में दिखाए जाते थे। सरफेस हैवीली पॉलिश्ड था और मॉडर्न पीरियड इसी के लिए जाना जाता है। मॉडर्न पीरियड के सरफेसेस क्या होते थे? बहुत हैवीली पॉलिश्ड। पत्थर को रगड़ रगड़ करके ही इतना शाइन कर देते थे कि वो शाइन उसकी आज दिन तक बनी हुई है। ये इनकी मजबूती हुआ करती थी। द लायंस अपीयर एज इफ दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। ऐसा लगता है जैसे सांस रोक करके खड़े हैं। उसका कारण क्या है? मैं आपके सामने हूँ, नोटिस करिएगा। ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है कैमरे पे? दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये है जद्दी पुश्ती पेट हमारा, है ना। लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ बोलनी है या हमें रोर करना है तो हम अपना सांस रोकते हैं जब। नाउ लुक एट दिस शेप। तो अगर आप इन लाइन को देखते हैं तो आपको एक चीज़ नोटिस हो जाएगी, साइड से देखिएगा और साइड से देखने पर ये आपको ऑब्जर्व होगा। लुक एट दिस लाइन, लुक एट दिस लाइन। फील हो रही है ये लाइन? इसमें भी होगी फ्रंट में, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा। लेकिन इन दोनों की, इसकी ये लाइन और इसकी ये लाइन, हल्का सा भी अंतर पता ही है मुझे। तो यहाँ से लगता है कि रोर करना चाहते हैं। आई बात समझ में? और पूरी तरह से ब्रेथ अंदर की ओर खींचा हुआ है। ओके, तो ये एक पॉस्चरिंग दी गई है। ये हेराल्डिक पॉस्चरिंग है। मैंने बताया था ना, पर्शियन ट्रेंड में ऐसा रहा करता था कि बहुत ही अपराइट पोजीशन में एकदम, तो जैसे कहते हैं ना, अफसर आ जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं ना ऐसे, यही पोजीशन रहती है ना। तो बिल्कुल वैसी पोजीशन में शेर खड़े हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। देखिए, आप एक निर्जीव बिना बोलने वाली मूर्ति को देख करके भी इतना कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किताब को इस नज़रिए से पढ़ने से आपके अंदर पिक्चर परसेप्शन की क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, आपका माइंड मैच्योर होता है, आप एक बेहतरीन नरेटिव की ओर बढ़ते हैं और एग्ज़ाम में उसी तरह से आपका स्कोर भी आता है। तो लायंस अपीयर एज इफ दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। किसी के साथ घूमने गए और वहाँ पर और देख करके ये चीज़ें समझा रहे हों, सामने वाला भी मैस्मराइज हो जाएगा कि आपने ये कैसे बताया। कर्ली मेन्स हैव प्रोट्रूडिंग वॉल्यूम्स। दिस इज़ ब्यूटीफुल थिंग। आपको पूरे के पूरे स्कल्पचर में ही ये दिखा दिया गया है। जब आप इन मेन्स को देखते हैं, इनके बालों को, तो मेन्स क्या हैं? सारे के सारे करली हैं तो कर्ल साफ नज़र आ रहे हैं। और सारे के सारे मेन्स अगर आप देखें 1 2 3 4 5, सारे के सारे प्रोट्रूडिंग हैं, सारे के सारे आगे की ओर निकले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें अगर ये जीवित होते तो आप हाथ फेरते तो छल्ले बन करके बाल निकले होते और हाथ ऊपर को जाता, उंगलियां घुसा करके हाथ ऊपर की ओर ले जा पाते। तो इस तरह से ऑल द मेन्स दे आर कर्ली एंड दे आर प्रोट्रूडिंग। मतलब मेन जो स्कल्पचर है, आप चाहते तो उसी में धारियां मार करके बाल दिखा देते, लेकिन मेन स्कल्पचर से बाहर उभरे हुए हैं बाल। और एक लाइन ऑफ आर्ट से दूसरी लाइन ऑफ आर्ट ऐसे नहीं है कि कॉमनली एक लेयर ऑफ बाल दिखा दें। वो जो बालों की लेयर है उसमें भी अकेला गुच्छा बालों का बाहर की ओर आ रहा है। बड़ी मेहनत लगी होगी छैनी हथौड़ी से ये करने में, और वो भी इतनी बारीकी के साथ। तो दैट वाज नॉट ईजी थिंग।
सिर्फ छैनी हथौड़ी नहीं चलाते होंगे, रेती दराती बहुत कुछ चलता है इसमें, फिर जा कर के ये शेप्स आती हैं। और ऐसे में इनको पॉलिश करना, कैसे कैसे सैंड पेपर चलाए होंगे इमेजिन करके देखिए, फिर जा कर के पॉलिश अचीव होती है। आज भी ये कर पाना मुश्किल है, इसलिए स्प्रे लेकर के बैठ जाएंगे इसको रंग करने के लिए। लेकिन उस ज़माने की चीज़ आज भी खड़ी है आपके सामने, और बुक में इतनी पॉलिश है तो रियल में कितनी होगी। ओके, तो इस तरह से ये लाइन का ये मतलब है, करली मेन्स हैव प्रोट्रूडिंग वॉल्यूम, वेट ऑफ द बॉडी शोज बाय द स्ट्रेच्ड मसल्स। पूरी तरह से फोकस किया है स्कल्प्टर ने आपके सामने बॉडी का वेट शो करने का। और वो कैसे किया है, लुक एट द मसल्स ऑफ द लेग ऑफ द फुट। पैरों के मसल्स देखिए, टांगों के मसल्स देखिए, एक एक नस उभरी हुई है, पिन्नियाँ देखिए पूरी फूली हुई हैं। तो इसके ही वाया आपको बता दिया है कि अच्छा खासा रिष्ट पृष्ठ शेर था ये, कोई पतला दुबला मामूली नहीं। तो मैसिव है, इम्प्रेसिव है, वेट आपको फील कराया गया है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। ईच फिगर ऑफ एबेकस, उसके नीचे तो हमने देखा ही कि एबेकस है, और अबेकस की सारी कहानी मैंने पिछले लेक्चर में समझाई, अब समझाने की जरूरत नहीं। एक चीज़ जो समझने योग्य जो इस फिगर में आपको नजर आएगी, ईच फिगर ऑफ अबेकस डिस्पाइट स्टिकिंग टू द सरफेस इज वॉल्यूमिनस। देखिए, नोटिस करिए, हर फिगर अबेकस की अबेकस से ही निकली है, अबेकस के साथ चिपकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर फिगर अबेकस की वॉल्यूमिनस है। लेकिन यानी कि ये अबेकस का सरफेस है और फिगर अबेकस के सरफेस से बाहर आई हुई है, वॉल्यूमिनस है। ये खासियत है इसकी, पहली चीज़ तो उसमें अपना एक वॉल्यूम है। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, ये दौड़ता हुआ घोड़ा है, और देखिए चक्र का साइज बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि धर्मचक्र से जहाँ जहाँ भी चक्र है वो धर्मचक्र है, हमारे तिरंगे पे भी है आज, तो इसको तो बिगाड़ नहीं सकते थे। तो ये तो है, देखिए पूंछ घोड़े के ऊपर को चढ़ा दी, पूंछ घोड़े के ऊपर को चढ़ा दी, और हर दो चक्रों के बीच में एक जानवर बनाते समय इस बात का ख्याल रखा है कि चाहे जितनी भी जगह अपने पास बची स्पेस, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ये दिखाना कहीं भी हिंडर नहीं करना कि ये जानवर मूव नहीं कर रहे। तो सभी के सभी जानवर आपको वॉल्यूमिनस इसलिए दिखाए गए हैं कि उसी चक्र में रहते हुए उन्हें अच्छी खासी मूवमेंट से दिखाया गया है कि वो मूव कर रहे हैं। ओके, वो मूव कर रहे हैं चक्रों के बीच में। इस चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ा स्पेस कम होने का भी, तो उसी स्पेस में ये चीज़ भी दिखा दी गई। इतनी बात क्लियर हो गई, बाकी इसके अंदर क्लियर कर दिया है, और पिछले लेक्चर में भी हमने बता दिया है। अबेकस के नीचे अगर हम आते हैं तो हमें ये इन्वर्टेड शेप में लोटस मिलता है, और लोटस की पत्तियों के बीच में ये जो प्रोट्रूडिंग लाइंस हैं, लुक एट द प्रोट्रूडिंग लाइंस, ऑल द लाइंस आर प्रोट्रूडिंग, सारी की सारी लाइंस उभरी हुई हैं। आप हाथ फेरेंगे तो आपकी उंगलियां इस तरह से उबड़ खाबड़ हो जाएंगी। तो ऑल द लाइंस आर प्रोट्रूडिंग, और ये इतनी डेंस हैं कि ये दर्शाती हैं कि लोटस बहुत ही डेंस था। तो लोटस की पेटल्स की डेंसिटी को ख्याल में रखा गया है ये प्रोट्रूडिंग लाइंस प्रिपेयर करते समय। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये चीज़ों को समझना जरूरी है। देखिए, अबेकस का बैकग्राउंड अलग है, उसके ऊपर चक्र अलग से नज़र आ रहा है, एनिमल अलग से उभरा है, एनिमल चक्र से भी अलग नज़र आ रहा है। तीनों चीज़ों को गौर से देखें। अबेकस का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये इस्टेब्लिश है कि ये एक अबेकस है, उसके ऊपर सब कुछ है, उसमें चक्र है, और चक्र से भी अलग जानवर अलग नज़र आ रहे हैं। ओके, क्लियर? तो बुद्ध के जीवन को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया, उनकी मेन स्टेजेस को। अगर हम बात करें कि ये जो लायन मोटिफ प्रिपेयर किए जाते थे, तब मोटिफ लायन कैपिटल पिलर कॉन्टिन्यूड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर आपसे कोई पूछे कि ये इसी समय तक सीमित रहा, नहीं, इस तरह के लायन पिलर्स आगे के समय में भी कॉन्टिन्यूअस रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, अगर सिविल सर्विसेज में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अशोक के समय में ही या मौर्य काल में ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये उसके बाद के समय में भी कंटिन्यू रहे हैं। अलग अलग सेक्शंस के द्वारा ये बनवाए जाते रहे, लेकिन ये उसके बाद के समय में भी मिलते रहे हैं। हमें ऐसा ही एक लायन कैपिटल सांची से भी मिलता है मध्य प्रदेश में, लेकिन वो पूरी की पूरी डेलैपिटेटेड यानी कि पूरी टूटी फूटी परिस्थिति में था, तबाह हो चुका था। इस तरह की परिस्थिति में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, वहाँ से भी हमें मिलता है। ओके, अगर आप सांची के स्तूप में विज़िट करेंगे तो 3 स्तूप हैं वहाँ पहाड़ी पर। जो मेन स्तूप है, जिसको द ग्रेट स्तूप कहते हैं, उसका जो प्रांगण है उसके अंदर देखेंगे तो इतनी का हाइट तक का पिलर तो है, बाकी सारा टूटा पड़ा है नहीं। ऐसा लगता है कि वहाँ कभी पिलर था,
तो वहाँ पर भी ये होगा। देखिए बाद में तोड़ा फोड़ा बहुत गया है ना, बाद में सल्तनत पीरियड के दौरान इसको तोड़ने के प्रयास बहुत किए गए हैं बुद्ध से जुड़े हुए जीवन शैलियों को। अब जब हमने ये लाइन कैपिटल डिटेल में कर लिया, सारी बातें समझ में आ गई, तो ये इस तरह से लिखी होती हैं। जब आप पढ़ने पर आएंगे तो आपको पढ़ने में ये चीज़ें लाइन्स मेनली पढ़ने को ये मिलेंगी। मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द कर्ली मेन्स हैव प्रोट्रूडिंग वॉल्यूम, द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ ईच लाइन इज फॉर्मली शोन बाय द स्ट्रेच्ड मसल्स ऑफ द फीट। द abacus has the depiction of a chakra having 24 spokes in all the 4 directions। और बाकी मैंने आपको बता दिया जानवर। The motif of the chakra becomes significant as a representation of the Dhamma chakra। Each animal figure, despite sticking to the surface, is voluminous। It's a posture creating movement in the circular abacus। उनके postures movement create कर रहे हैं। posture इस तरह से बनाए गए हैं कि बस abacus में एक movement को दर्शाएं। Despite having limited space between each chakra, these animal figures display considerable command over the depiction of movement in a limited space। The circular abacus is supported by an inverted lotus capital। Each petal of the lotus is sculpted, keeping in mind its density। The lower portion has curved planes neatly carved। Being a pillar image, it was conceived to be viewed from all the sides, thus there are no foundations of fixed viewpoints। एक पिलर इमेज के तौर पर ये फ्री स्टैंडिंग इमेज है, तो आप इसे हर दिशा से देख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसे किसी एक ही दिशा से देख सकते हैं। आप जिस भी किसी डायरेक्शन से देखेंगे आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि चारों दिशाओं में सिंह हैं। सर्कुलर अबेकस रखा गया है, पिलर भी अपने आप में सर्कुलर है। ओके, तो इस तरह के वर्ड। अ लायन कैपिटल has also been found in Sachi, but it is in dilapidated condition। The motif of a lion capital pillar continued even in the subsequent period। तो ये राइटिंग रहेगी। जब आप लिखने जा रहे हैं आंसर, तो आपको भी इस तरह की लाइंस और शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट बदलते ही शब्दों की मर्यादा बदलती है। अब आती है बात यक्षी की। यक्षी हमें कहाँ से मिली थी? सभी हाथ खड़ा करें जिनको पता है, लिखा भी हुआ है, यहीं पढ़ लो। दीदारगंज। ओके, दीदारगंज कहाँ था? ओके, पटना कहाँ है? हैं? हाँ, बिहार, डरो मत। ये भी कई बार नहीं पता होता है कि बिहार कहाँ है। सपोज कीजिए किसी ने कल ही प्रिपरेशन शुरू की है, स्कूल के समय की सीखी हुई कंट्री की स्टेट्स की कैपिटल्स कॉलेज की बड़ी बड़ी पढ़ाइयों में गुम हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये भी कोई आसान नहीं है कि पता ही हो। बिहार, और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। चलो, बड़ी अच्छी बात। ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई हैं यक्षी। इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए। पहले तो हम इनको देख लेते हैं, हमने उस दिन भी लास्ट टाइम भी देखा था। ओके, ये आपके सामने है। अब इनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ अ यक्षी होल्डिंग अ चौरी। चौर सिखिज्म में तो चौर का बहुत महत्व है। ये देखिए, तो एक लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज नज़र आ रही है आपको, किसकी? यक्षी की। और हाथ में, राइट हैंड में इनके चौर है, चौरी जिसे कहते हैं हम। ओके, जो राजा महाराजा भी होते थे पहले, उनके तख्त के आसपास इस तरह से चलाते थे ना, उसे चौरी कहते थे। तो ये चौर पकड़ा हुआ है राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड इनका टूटा हुआ है, लेफ्ट हैंड है नहीं, मूर्ति का लेफ्ट हैंड टूट चुका है। तो लाइफ साइज मतलब कि क्लियरली आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि एकदम जीवंत चित्र, जीवंत मूर्ति। ओके, सो लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षी होल्डिंग अ चौरी, पॉलिश की हुई है किसके ऊपर? सैंडस्टोन के ऊपर। तो ये भी किसकी बनी हुई है? सैंडस्टोन। तो अब आपको ये क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए कि मौर्यंस के समय में बड़े स्तर पर किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है? सैंडस्टोन का, और उसे पॉलिश किया गया है। ओके, सैंडस्टोन अच्छे से पॉलिश हो भी जाता है। लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज होने का मतलब ये बहुत ही टॉल है, ये वेल प्रोपोर्शनड है, ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है। तो बहुत ही टॉल है, वेल प्रोपोर्शनड है। आपके सामने हर चीज़ का प्रोपोर्शन प्रॉपर दिखाया गया है, जैसे कि लेग रीजन है, टॉर्सो प्रॉपर है, बस्ट रीजन भी प्रॉपर है। एवरी रीजन इज वेल प्रोपोर्शनड ऑफ बॉडी, एवरी सेक्शन ऑफ द बॉडी इज वेल प्रोपोर्शनड। ओके, दैट इज द कंसेप्ट। इसके बाद बनाने वाले के तरफ से
जब हम इसको देखते हैं तो क्या महसूस होता है, क्या नज़र आता है कि बहुत ही सेंसिटिव था बनाने वाला मस्कुलर बॉडी एस्पेक्ट को लेकर के, राउंड मस्कुलर बॉडी। ओके, सो सेंसिटिविटी टुवर्ड राउंड मस्कुलर बॉडी हमें फील होती है। क्या क्या नज़र में आता है? राउंड फ्लैशी चीक्स, चीक्स आप नोटिस कर सकते हैं बहुत ही राउंड है और फ्लैशी है, अच्छा खासा मांस चढ़ा हुआ है और गोल गोल। ओके, इसके अलावा जबकि चीक्स बहुत ही फ्लैशी है, राउंड है, लेकिन नेक इज रिलेटिवली स्मॉल इन प्रोपोर्शन। लुक एट द नेक, नेक फील हो रही है आपको? इतनी सी, तो ऐसी कोई गर्दन कोई बहुत जबरदस्त कोई बहुत बड़ी नहीं बनाई गई, पीछे से तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। ओके, आईज नोज लिप्स आर शार्प, आईज नोज लिप्स शार्प का मतलब कि क्लियरली डिपिक्टेड, क्लियरली दिखाए गए हैं आपको। फोल्ड्स ऑफ मसल्स आर प्रॉपरली रेंडर्ड, हर मसल का फोल्ड आपको प्रॉपरली दिखाया गया है। आप बेली की बात कर लें, आप शोल्डर्स की बात कर लें, आप फेशियल मसल्स की बात कर लें, आप जो कमर वेस्ट रीजन है उसके मसल्स की बात कर लें, एवरीथिंग आपके सामने क्लियरली रेंडर्ड है, एवरी मसल। ओके, ये महत्वपूर्ण चीज़। नेकलेस बीड आर फुल राउंड हैंगिंग टू द बेली, अब हम उसकी बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बीड्स का नेकलेस है और पूरा का पूरा बेली तक जा रहा है, लटक रहा है। ओके, बाद में भी हमारे देश में ये ट्रेंड रहा और आज की डेट में रानी हार जैसे ऐसे ट्रेंड नज़र में आते हैं। तो ये उन्होंने पहना हुआ है। इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको मूर्ति से ही समझाता हूँ, फिर बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, कमर पर कपड़ा बांधा हुआ है, ओके, और वो बहुत टाइटली बांधा गया है ताकि जो बेली है वो कपड़े के बाहर बल्ज करे। ओके, तो बेली बल्जिंग आउटवर्ड है और वो इन रिंकल्स से दिखाया गया है और कपड़ा बहुत ही टाइटली टाइड है। आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से उस समय के पहनावे को दर्शाया है। तो प्रोट्रूडिंग लाइंस यहाँ पर आप नज़र आ रही होंगी, यू कैन सी द प्रोट्रूडिंग लाइंस, ये एक तरह से कपड़े पर पड़ने वाले बल हैं। आपने अक्सर पुराने गानों में जितेंद्र और श्रीदेवी को अमूमन ये पहने देखा होगा, नैनों में सपना, सपना पे सजना, सजना पे दिल आ गया, सजना पे दिल आ गया। ये गाने में उसे देखना, भाग रही है, फिर रही हैं, सब कुछ नृत्य कर रही हैं, वो यही पहना गया है। इधर से लिया गया इस लेग से धोती की तरह, इस लेग से भी लिया गया धोती की तरह, और जहाँ यहाँ इनके यहाँ लाइंस दिखाई गई हैं तो वहाँ पर उन सिलवटों पे आप देखेंगे सिल्वर की लाइनिंग्स रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 नीचे की ओर। आई बात समझ में? और सेंटर से क्लॉथ सारा इकट्ठा करके यहाँ पर टाई करके ऊपर से फोल्ड करके लेग्स तक लटक रहा है, ऊपर से फोल्ड करके लेग्स तक लटक रहा है। आई बात समझ में? और ये देखिए क्लियरली आपको फोल्ड नज़र आ रहा होगा, तो पत्थर में फोल्ड दिखाया गया है। और ये फोल्ड मुझे लगता है कि अगर आप कपड़े का भी फोल्ड बनाएंगे इतना नीट एंड क्लीन शायद ना बने, इसमें फॉल इतना अच्छा नज़र आ रहा है। तो कपड़े के फोल्ड का, पत्थर के फोल्ड में भी क्लियर कट फ्लोटिंग फॉल दिखाया गया है। इसके बाद पीछे की तरफ भी आपको फील हो रहा होगा पूरी तरह से पत्थर का ही वो कंटिन्यूअस जा रहा है और इस बाजू से कपड़ा निकल रहा है। ओके, नीचे की तरफ आप